नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर चल रही अंदरूनी सियासत का गुरुवार को पटाक्षेप हो गया। आखिर कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने स्वीकार कर लिया। अब कांग्रेस ने वरिष्ठ विधायक व पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह को मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी है। डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाने की चर्चा लंबे समय से चल रही थी। गोविंद सिंह भी नेता प्रतिपक्ष को लेकर अपनी मंशा जाहिर कर चुके थे, लेकिन अब उनकी मंशा कांग्रेस हाईकमान ने पूरी कर दी है। अब गोविंद सिंह के सामने कई चुनौतियां होंगी। इन चुनौतियों से वो कैसे पार पाते हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है। आज अटेंशन में हम इसी पे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सरकार गिरने के 2 साल बाद अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में नया चेहरा सदन में दिखाई देगा। ये चेहरा है 7 बार के विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिर कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके संकेत इसी महीने के पहले सप्ताह में मिलने लगे थे, जब कमलनाथ ने अपने बंगले पर बुलाई बैठक में खुद के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का दावा किया था। गुरुवार को जब दिल्ली में बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक हो रही थी, इसी दौरान ये खबर आई कि आला कमान ने कमलनाथ का विधायक दल के नेता पद से इस्तीफा मंजूर कर उनके स्थान पर डॉक्टर गोविंद सिंह को विधायक दल का नेता नियुक्त किया है। इसके साथ ये तय हो गया कि कमलनाथ अब केवल पार्टी का कामकाज देखेंगे, पीसीसी चीफ के पद पर बने रहेंगे। इसके पहले कमलनाथ के बंगले पर जब विधायकों की बैठक हुई थी, तो संकेत मिलने लगे थे कि कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ सकते हैं। डॉक्टर सिंह की नियुक्ति से साफ है कि कांग्रेस में अब भी दिग्विजय सिंह का दबदबा है। सिंह उनके ही खेमे के माने जाते हैं, लेकिन सिंह के सामने ये चुनौती भी होगी कि वे ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को कितना मजबूत कर पाते हैं और सदन के अंदर सरकार को कितना घेर पाते हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि विधानसभा में सरकार को घेरने की कांग्रेस तैयारी करेगी। कमलनाथ के पास दोहरी जिम्मेदारी थी, उन्होंने आला कमान को इस्तीफा दिया था। इसके बाद हाईकमान ने आदेश जारी किया है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने माना है कि जिम्मेदारी बड़ी है और चुनौती भी। विधानसभा में सरकार से जवाब मांगा जाएगा। मेरे पास पूर्व पहले भी दायित्व था, आज भी दायित्व है। हमारा नेता प्रतिपक्ष बनने से कोई हमारे ऊपर बहुत बड़ा सुरखाव के पंख नहीं लग गए। मैं विपक्ष में की भूमिका निभाता था, निभाता रहूँगा और सरकार की गलत नीतियों का विरोध मजबूती के साथ करूँगा। कमलनाथ जी ने इस्तीफा नहीं दिया, कमलनाथ जी ने कार का बंटवारा किया है। जिम्मेदारी उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके अपनी जिम्मेदारी में मुझे सहयोगी बनाया है और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और उनके मार्गदर्शन में पूरी ताकत के साथ विपक्ष की भूमिका निभाऊंगा। डॉक्टर गोविंद सिंह की नियुक्ति के बाद कुछ कांग्रेसी भी चुटकी ले रहे हैं कि कांग्रेस नेतृत्व ने मंत्री नरोत्तम मिश्रा की सुन ली। मिश्रा ने पिछले दिनों ही कहा था कि वे चाहते हैं कि कांग्रेस उनके मित्र डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बना दे। बीजेपी ने भी सिंह की नियुक्ति को लेकर तंज कसा है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि कमलनाथ जैसे वरिष्ठ नेता जो वर्षों तक लोकसभा में रहे, विधानसभा में रहे, मुख्यमंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था कि मैं बकवास सुनने के लिए विधानसभा में नहीं बैठ सकता, अपना समय खराब नहीं कर सकता। तो कांग्रेस के आला कमान को बधाई, धन्यवाद। उन्होंने ऐसे व्यक्ति को बाहर कर दिया नेता प्रतिपक्ष से जो बकवास सुनना नहीं चाहता था विधानसभा की। उन्होंने पूरी विधानसभा का अपमान किया, संसदीय परंपराओं का अपमान किया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने जिस ताकत से इस मुद्दे को उठाया था, कांग्रेस उससे घबरा गई और कमलनाथ को बाहर का रास्ता दिखाना ही उसने उचित समझा। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। कमलनाथ से भी ज्यादा बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी का युग शुरू हो रहा है, जिन्होंने मध्य प्रदेश का बंटा ढार किया मुख्यमंत्री रहते, और अब कांग्रेस का क्या होगा ईश्वर जाने। उनके खास व्यक्ति डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष बने हैं। समझ लीजिए आगे क्या होने वाला है। कमलनाथ के दोनों पदों पर बने रहने पर प्रदेश की सियासत काफी गर्म थी। पार्टी के अंदर ही सवाल उठने लगे थे। नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस में अपनी ढपली अपना राग वाली स्थिति बन गई थी। जब डॉक्टर गोविंद सिंह ने नेता प्रतिपक्ष बनने की मंशा जाहिर की, तब पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा था कि कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष किसी युवा और बेदाग छवि वाले चेहरे को बनाना चाहिए।
लेकिन हाईकमान ने इन सभी बातों से किनारा कर आखिरकार डॉक्टर गोविंद सिंह के नाम पर मोहर लगा दी। अब देखना होगा कि डॉक्टर सिंह आगे की चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो नेता प्रतिपक्ष के पद पर डॉक्टर गोविंद सिंह की नियुक्ति से कांग्रेस की राजनीति पे क्या असर दिखेगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस क्या सरकार की घेरेबंदी कर पाएगी, इन्हीं सारे पहलुओं पर बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा हमारे साथ जुड़े, इसके साथ ही हमेशा की तरह हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से भी हमारे साथ हैं। शर्मा जी, सबसे पहले आप ही के पास बहुत स्वागत है पहले तो आपका। जी धन्यवाद। तो कहीं ऐसा तो नहीं है बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, क्योंकि डॉक्टर गोविंद सिंह 2 बार कह चुके हैं ये मेरा आखिरी चुनाव है, तो बजाय उनके कि अगर अच्छा होता किसी युवा चेहरे को अगर कमान सौंपी जाती या किसी आदिवासी या दलित को। बहरहाल अब तो नियुक्ति हो गई है, औपचारिकताएं बची है, तो क्या वाकई में डॉक्टर गोविंद सिंह वो कमाल कर पाएंगे सदन के अंदर जो उनके पूर्ववर्ती करने के प्रयास करते रहे लेकिन कर नहीं पाए, चाहे फिर वो कमलनाथ हो, अजय सिंह हो या सत्यदेव कटारे या कोई और। देखिए, सत्यदेव कटारे जी उसी भिंड जिले के थे जिस भिंड जिले से डॉक्टर गोविंद सिंह आते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश विधानसभा की यानी विधायक के रूप में भूमिका जो है वो समझते नहीं थे कि क्या होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो कांग्रेस के नेतृत्व को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि उन्होंने कम से कम कमलनाथ जी को मुक्त कर दिया, क्योंकि ऐसा करने से उनको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि कमलनाथ जी के सरकार चलाने के बाद ये धारणा बन रही थी आम जनता में कि कमलनाथ जी सारी मुंह भरना चाहते हैं, यानी कि वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहना चाहते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहना चाहते हैं और अगली बार के लिए चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भी बनना चाहते हैं। तो ऐसा लगने लगा था कि जो है सब कुछ मतलब जैसे मतलब कांग्रेस मतलब गांधी परिवार और मध्य प्रदेश मतलब कमलनाथ। तो ये एक धारणा से मुक्ति मिली है आज एक बार। दूसरी बात यह है कि मैंने कांग्रेस के अपने मित्रों को फोन किया, मैंने कहा ये खबर चल रही है, दम है इसमें क्या? तो उन्होंने कहा कि अब तो चिट्ठी आ गई, अब क्या बचा है। तो मनोज जी, आप बहुत सीनियर दोनों के दोनों, अब ब्रजेश जी और आप दोनों सीनियर जर्नलिस्ट है, काफी लंबा आपका अनुभव है। यदि कांग्रेस के कार्यालय से ये कहा जाए कि अब चिट्ठी आ गई अब क्या बचा है, इसका मतलब यह है कि कितने दुखी हो रहे हैं लोग, कितने दुखी हो चुके थे। एक बात। दूसरा, मैं आपको बात ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूं जिसको आप गौर से देखिए। मैंने पहली खबर ये देखी कि महेंद्र सिंह जो अजय सिंह राहुल भैया के सहयोगी के रूप में काफी देर, डॉक्टर महेंद्र सिंह जो चुनाव भी लड़ चुके हैं 2 बार भोपाल से, 2 बार भोपाल से चुनाव भी लड़ चुके हैं, वो उनको गले लगा रहे हैं गोविंद सिंह जी। कोई बात नहीं, अपना अपना राजनीतिक अधिकार है। लेकिन आपने के मिश्रा जी का चित्र देखा, जिस प्रकार भगवान के चरणों में माथा टेकते हैं, ऐसे पंडित के मिश्रा जी ठाकुर गोविंद सिंह जी को ठाकुर जी महाराज मान करके सर में पांव में सर रख रहे हैं। आप समझ सकते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, इसलिए हमने शीर्षक भी यही रखा है कि सदन में अब भज गोविंदम। तो शायद उन्होंने पहले पढ़ लिया होगा, इसलिए गोविंद गोविंद भज रहे होंगे। अब मैं अगली बात आपसे कहना चाहता हूं, और वो अगली बात यह है कि गोविंद सिंह के पास भयंकर वाला अनुभव है। उनके पास सरकार के नेगेटिव पॉजिटिव बातें उनको मालूम है, सदन के अंदर काम करने का तरीका मालूम है, क्योंकि सदन के सारे लोगों से उनका अनुभव और संपर्क पुराना है, क्योंकि 7 बार के एमएलए रहे हैं, 3-4 बार के मिनिस्टर रहे हैं। तो मंत्रालय से कैसे बातें निकाली जाती है गोविंद सिंह जी को सब पता है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि देखने में मजा आएगा, परंतु सुनने में मजा आएगा कि नहीं आएगा ये तय करना है, क्योंकि जानकारी ये दिक्कत तो कांग्रेस के कमोबेश सारे लोगों के साथ है। नहीं, गोविंद जी के साथ, गोविंद सिंह जी के साथ ये जो है, डॉक्टर गोविंद सिंह जी के साथ ये चीज है कि वो 5-10 मिनट तो बोलते हैं, पर उसके बाद गुस्सा हो जाते हैं। यदि ये वाला नियंत्रण कर लिया, मुझे लगता है कि गोविंद सिंह जी के अनुभव का मध्य प्रदेश को लाभ मिलेगा। क्योंकि मैं आज पहले दिन से आलोचना और प्रशंसा दोनों नहीं करना चाहता। उसका कारण यह है कि एक ताकतवर व्यक्ति जिसके पास लंबा संसदीय जानकारी है, मध्य प्रदेश विधानसभा के जो आदमी भाई 35 बरस तो हो ही गए, 35 साल हो गए,
35 साल से जो आदमी विधायक है, तो इसका मतलब वो रग रग से वाकिफ है। सदन में सवाल का जवाब कैसे निकाला जाता है। लेकिन सरकार से जो फ्लोर मैनेजमेंट होता है वो संसदीय कार्य मंत्री के जिम्मे होता है। और अगर संसदीय कार्य मंत्री कुछ महीने पहले कहते हैं कि अच्छा हो गया हमारे मित्र डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए, और वो बन भी गए हैं, संयोग कहें या उनकी सुन ली गई, तो बीजेपी के लिए तो एक अच्छी खबर है। ठीक है, अपन ये मान सकते हैं, लेकिन राजनीति में मित्रता किसकी नहीं थी? कमलनाथ जी की और शिवराज जी की मित्रता तो सबको मालूम था, जिन्होंने दिग्विजय सिंह जी को जो है एकदम से सड़क पर ला करके खड़ा कर दिया, ये कह करके मुझे नहीं मालूम कोई धरना दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं मेरी तो बात ही नहीं हुई। शिवराज जी कह रहे हैं हम दोनों आधे घंटे तक महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की। तो जहां ऐसी बात हो, अनेकों जगह ऐसी हैं जहां कमलनाथ जी का राजनीतिक लाभ और सेटिंग की बात थी। आज ही मुझे कोई बता रहा था कि शिवपुरी में कमलनाथ जी के कोई खास आदमी हैं, उनका एक कारखाना है, उस पर 15 लाख रुपया के ड्यूज थी, माफ करा दिए। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो होती रहती है, सबको मालूम है। तो ये चीजें चल रही हैं। तो अब ये है कि गोविंद सिंह जी कांग्रेस के पक्ष को ताकतवर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये अभी तत्काल कहना ठीक नहीं लगेगा। लेकिन गोविंद सिंह जी कमजोर नहीं है। गोविंद सिंह तो कमजोर नहीं है, लेकिन कांग्रेस को कितना मजबूत कर पाएंगे? क्योंकि अगर ग्वालियर चंबल में वो नेता अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कई सारे वहाँ चेहरे हैं सिंधिया के जाने के बाद भी। सदन के अंदर उनको कितनी लिबर्टी मिलती, क्योंकि बाहर तो कमलनाथ भी हैं और दिग्विजय सिंह है ही सही। देखिए मनोज जी, जो बात शर्मा जी कह रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं है कि 35 साल का अनुभव है, समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता हैं, जमीनी नेता, जमीनी पकड़ भी है, लगातार संघर्ष करते रहे हैं। वो ग्वालियर चंबल से आप उनको इस गुट में भी नहीं बांट सकते, वो दिग्विजय सिंह के ही हैं। लेकिन उनके साथ सभी के साथ उनका समन्वय रहा है, चाहे कमलनाथ जी के साथ रहा हो, चाहे हम इससे पहले सुरेश पचौरी रहे उनके साथ रहा हो। हाँ, उनका कहलाया जाता है कि वो दिग्विजय खेमे के हैं, लेकिन आप देखिए कि उनको ये जिम्मेदारी देने के पीछे कांग्रेस का एक मकसद ये भी हो सकता है कि सिंधिया के जाने से उधर जो एक रिक्तता आई थी वो कैसे ग्वालियर चंबल संभाग में आप उसको बढ़ा सकते हो। गोविंद सिंह के अनुभव की कोई बात नहीं है। और रही बात जो मित्रता की, उनके निश्चित तौर पर भाजपा में बड़े अच्छे मित्र हैं, सबसे अच्छे संबंध। लेकिन हम गोविंद सिंह का नेचर देखें मनोज जी, यदि हम विधानसभा में पिछले उनके कार्य पद्धति पे जो नज़र डाली है शर्मा जी ने, अपन भी उस पर नज़र डालें तो वो आक्रामक तो रहते हैं। हाँ, शब्द उतने अच्छे नहीं रहेंगे उनके, जो शर्मा जी ने कहा, मुद्दे भी बहुत अच्छे लेकर आते हैं वो, इसमें नो डाउट कोई समस्या है, और वो खरी बात कहने के उसमें रहते हैं। अपने नेताओं के बारे में भी आपने देखी, दिग्विजय सिंह के बारे में भी बोलने में वो पार्टी के अंदर बैठकों में नहीं चूकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति यदि मिला है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस अब सदन में परम आनंद आने लगेगा, अच्छी वक्ता होंगे, अच्छी सरकार की घिराई, लेकिन आनंद तो आएगा मनोज जी, क्योंकि पिछला जो आप देख रहे थे नेता प्रतिपक्ष का, वैसा तो नहीं दिखेगा। मतलब उससे तो आपको बेहतर दिखने का, तो निश्चित तौर पर इससे कांग्रेस को फायदा ही होगा। हाँ, अब वो बेहतर रणनीति बना सकते हैं, खुद बेहतर ना बोल सकें तो उनके पास बोलने के लिए भी हैं, सज्जन वर्मा है, बाला बच्चन और भी नेता हैं। तो विभाजन कैसे कर सकते हैं? एक नेता नेतृत्व जो अच्छे तरीके से यदि वो कर पाए कि बाकी के अधिकारियों को, एक अपनी कैबिनेट स्तर के अधिकारी जो मंत्री रहे हैं उनको जिम्मेदारी कैसे देते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से मजा आएगा। वहां अपने जो तथ्य हैं, उनके जो तथ्य हैं उनको सौंप दें और फिर सदन में सरकार की घेराबंदी करें। घेराबंदी में आपने कहा कि हाँ, नरोत्तम मिश्रा हैं, फ्लोर मैनेजमेंट कर सकते हैं। फ्लोर मैनेजमेंट आज की नई बात नहीं है मनोज जी, हमेशा होता रहा है, चाहे जमुना देवी के सामने, चाहे सत्यदेव कटारे के समक्ष, या फिर हम अजय सिंह के मामले कोई भूल ही नहीं सकता है। अब किस तरह से घटनाक्रम हुआ था, और वो भी भिंड क्षेत्र से ही आते थे जिन्होंने जो किया, और आज भी कांग्रेस में ही है। लेकिन मजा तब आता था चर्चाओं में, तो मुझे लगता है कुछ तो मजा आएगा मनोज जी। अभी तक जो नीरसता थी सदन में, उसमें हमें देखने को मिलेगा कि घेराबंदी भी होगी, और संबंधों कभी आड़े नहीं आने दिए गोविंद सिंह ने। यदि कोई बात कहने में, हाँ मैनेजमेंट होता है, हमने भी देखा कई मामलों में, लेकिन उन्होंने दिग्विजय सिंह के सुनने पर किस तरह से प्रश्नकाल में गायब हो गए थे, वो क्या भी सबको मालूम है, खासकर शर्मा जी को तो मालूम होगा ही, तो पत्रकारों को मालूम है कि किस तरह से मैनेजमेंट होता है। लेकिन पूरा मैनेजमेंट हो जाएगा इसमें निश्चित तौर पर संदेह है, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो जुझारू है, लड़ने वाला आदमी है और खरा खरा बोलने वाले में। अब किसी की बाकशैली बहुत अच्छी होती है, हाँ निश्चित तौर पर वो उसमें माहिर नहीं है, लेकिन किस तरह से वो रणनीति बनाते हैं, किस तरह से सरकार को घेराबंदी करते हैं, ये देखने की बात होगी। और ये पहला मौका है गोविंद सिंह जी के लिए, यदि वो बेहतर तरीके से प्रदर्शन करेंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस में जो उनका डंका अभी तक नहीं बच पाया, जो मौका नहीं मिल पाया उनको, अब पहली बार मिला है तो वो साबित कर सकते हैं। तो मुझे तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है मनोज जी कि कांग्रेस को फायदा ही होने वाला है। तो शर्मा जी, अगर हम बात करें तो बाहर तो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, या कहें कि कुछ है नहीं गोविंद सिंह के लिए, लेकिन सदन के अंदर उनके पास, जो आपने भी कहा, ब्रजेश जी ने भी कहा, कि बहुत सारे मौके हैं, कई सारी चीज़ें हैं। तो
एक और बड़ी चीज़ ये है कि हम जो पिछले लंबे समय से देख रहे हैं कि सदन की जो बैठकें हैं वो समय पे हो नहीं रही हैं, हो रही हैं तो उतनी संख्या में नहीं हो रही, और जितनी संख्या में उनको होती हैं वो होती घोषित कि 5 बैठकें होंगी, 7 बैठकें होंगी, उतनी भी वो नहीं हो पाता, सदन चल नहीं पाता है। क्योंकि हमने देखा कि वो ऐसा माहौल बना देता विपक्ष हो अल्लाह, तो सत्ता पक्ष उसका लाभ उठाता है और सदन समय के पहले वो पूरा बिजनेस समेट के सदन स्थगित कर दिया जाता है। तो क्या गोविंद सिंह के आने के बाद ये उम्मीद की जाए कि वो सबको लेकर साथ चलेंगे और कोशिश वो ये करेंगे कि भले ही जितने दिन कम सदन चले, लेकिन जितने दिन की उसकी संख्या तय की गई है, जितनी बैठकें तय हैं, वो पूरा समय चले, वॉकआउट करे, विपक्ष उसका अधिकार है, लेकिन ऐसे मुद्दों पर भी वो ट्रैप ना हो जो कि सरकार चाहती है और विपक्ष उसके ट्रैप में आके हल्ला गुल्ला मचाता है और सरकार को मौका मिल जाता है। मनोज जी, लोकतंत्र के लिए अब मैं ना तो कांग्रेस के लिए बोल रहा हूं ना भाजपा के लिए बात निश्चित, बोल रहा हूं, बिल्कुल लेकिन लोकतंत्र के लिए सदन का चलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि आप सरकार को तो आरोप लगा के घेर सकते हो, लेकिन सदन में ब्यूरोक्रेसी को कटघरे में खड़े करने का सबसे बड़ा अधिकार होता है विपक्ष का। विपक्ष के विधायक अपना काम कहां कराएंगे? वो सदन में कराते हैं, सरकार को घेरते हैं, मंत्री को घेरते हैं और अपना काम कराते हैं, और वो काम जनहित का कराते हैं, कोई अपने धंधे पानी की बात नहीं कर रहा। निश्चित तौर पर इसलिए पब्लिक से जुड़े जैसे मामले रहते हैं। जैसे पार्लियामेंट में एक समय सीमा तय है कि सदन की इतनी बैठकें तो होंगी ही। विधानसभाओं में भी बैठकें होती थी, विधानसभाओं में हमने लंबी लंबी बैठकें देखी हैं, जन हमने रात समस्याओं के पर 1-1 चर्चा बजे तक देखी, बहस चलती देखी है। लंबी बहस चलती देखी। बिल्कुल, ये बात सही है कि हम लोगों के पास लंबा अनुभव है, परंतु आप ये देखिए कि 194, 138, 139 इसके अंदर जो चर्चा होती थी, वो चर्चा जो है लगभग खत्म हो गई, और वो चर्चा नहीं चलने से लोकतंत्र को बड़ा नुकसान हुआ है। ये बिल्कुल मानने वाली बात है। अब कमलनाथ जी के कार्यकाल की 2 घटनाएं आप नजर मारी, आप 1, 2, 3 जितने भी आप उठाएंगे, यानी कि सत्र उठाएंगे आप, जो उस सत्र में स्पष्ट शब्दों में आपको यह दिखेगा कि पहला दिन किस बात के लिए उन्होंने आदिवासियों के लिए लिया, दूसरा दिन किसके लिए, पिछड़ों के लिए लिया, तीसरा दिन किसके लिए, अमुक के लिए लिया। इसका तात्पर्य ये होता है कि आप विधानसभा के प्लेटफार्म को राजनीतिक उपयोग के लिए यूज करना चाहते हैं। बिल्कुल, जन धन का उपयोग आप अपनी पार्टी के प्रचार के लिए करना चाहते हैं। इसलिए सरकार को दोषारोपित नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार का दोष यह है कि राजनीतिक बाधाओं से दूर निकालते हुए, राजनीतिक उपयोग से दूर निकालते हुए जनहित की चर्चाओं को कराए। ये बहुत जरूरी है लोकतंत्र में, और कम से कम मैं गोविंद सिंह जी से यह अपेक्षा रख सकता हूं कि वो धैर्यवान नेता हैं। ठीक है, थोड़ा सा गुस्सा करते हैं, ठाकुर है तो करेंगे ही, तो इसलिए जो है वो सदन को यदि सलीके से चला लेकिन उनके जैसा मिजाज तो गौरीशंकर शेजवार का भी हमने देखा है सदन में। और जब हम देखते हैं कि कमलनाथ जी जीतू पटवारी को नहीं रोक पाते हैं, उनको खेद व्यक्त करना पड़ता है, वो राज्यपाल के भाषण के पहले से ही अभिभाषण का अभिभाषण का पहले ही विरोध कर देते हैं, तो क्या गोविंद सिंह उस पर लगाम लगा पाएंगे, अनुशासन में ला पाएंगे विधायकों को? कांग्रेस मुझे लगता है मैंने जो मेरा स्टैंड हमेशा इस विषय पर पर्टिकुलर जो इनके बारे में रहा, उसके बारे में मैं कहूंगा। मैं फिर कह रहा हूं ब्रजेश जी, आप बहुत अनुभव लीजिए, समझ है आपके अंदर बहुत ज्यादा। नेता प्रतिपक्ष वो होता है जो अपने विधायक की कमियों को सार्वजनिक होने से रोके। सदन का नेता वो होता है जो अपने मंत्री की कमियां होने को रोके। अनेकों मंत्री सवाल का जवाब नहीं दे पाते, लेकिन आपने कभी देखा है कि मुख्यमंत्री ने डांटा उसको? कभी सदन में डांटते देखा आपको? नहीं देखा किसी ने। आज तक आपने पटवा जी को, कैलाश जोशी जी को, और अर्जुन सिंह जी भी एक बार नेता प्रतिपक्ष रहे थे, उनको, मोतीलाल बोरा जी को, श्यामा चरण शुक्ल जी को कभी अपने विधायक को डांटते देखा जिस तरह सार्वजनिक रूप से जीतू पटवारी का अपमान किया कमलनाथ जी ने? ये कभी नहीं हुआ। मैं बार बार एक उदाहरण देता हूं कि जनसंघ के समय आसंदी पर जूता फेंकने का एक प्रसंग मध्य प्रदेश विधानसभा का हुआ था। बिल्कुल, दीनदयाल उपाध्याय जी दक्षिण के दौरे पर जा रहे थे, यानी कि एक बार और जिक्र किया था इसका, तो ये बड़ी चीज है कि अपने विधायकों की गलती को छुपा करके मनोबल बढ़ाइए और मनोबल से उनको समझाइए कि आपके द्वारा ये गलती की गई है। वो नहीं की गई, ऐसा कमलनाथ जी द्वारा नहीं किया गया। गोविंद सिंह जी से निश्चित रूप से अपेक्षा की जा सकती है कि अपने विधायकों का संरक्षण देंगे, अपने विधायकों को बोलने का मौका देंगे, अपने विधायकों का अपमान नहीं करेंगे। ये अपेक्षा रहेगी, तभी वो अपने आप को प्रमाणित कर पाएंगे कि वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में। लेकिन मुझे एक तकलीफ की बात इसमें यह है, जो आपने शुरुआत की जिस बात को लेकर के,
उससे मुझे थोड़ा सा तकलीफ हो रही है कि गोविंद सिंह जी ने यह कहा कि अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब आप बताइए, सदन में नेता प्रतिपक्ष अगला चुनाव नहीं लड़ेगा तो जनता भरोसा क्यों करेगी उसके ऊपर? आप हो दम सकता है ना करके कि जो कमलनाथ कह रहे अब तो हम सरकार बना रहे हैं, तो अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो नेता प्रतिपक्ष की जरूरत नहीं होगी, फिर हो सकता है वो कहेंगे मैं और विधानसभा अध्यक्ष अभी का बनाना बयान भी पड़ेगा। उनका दिलचस्प नहीं लगता आपको? आपको नहीं लगता कि कमलनाथ के वो पल्लू से बाहर आ पाएंगे? वो कह रहे हैं कि शुक्रगुजार हूं मैं उनका कि उन्होंने जिम्मेदारी बंटवारा किया, इस्तीफा नहीं दिया। जबकि उस इस्तीफे में पहली लाइन है, पहली चिट्ठी लाइन है। आई है केसी वेणुगोपाल तो की। ये कि जो कांग्रेस आप अध्यक्ष जो ने कमलनाथ आपका जी का रिजिग्नेशन- कद देखिए, वो डर देखिए कांग्रेस में कि नहीं, नेता डर नहीं, प्रतिपक्ष डर नहीं। देखो ब्रजेश जी, बहुत ईमानदारी से कहता हूं मैं, क्योंकि मैं ठाकुर गोविंद सिंह जी से बहुत अच्छे से परिचित हूं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। वो डरते वरते तो किसी से नहीं है। वो कमलनाथ जी से क्या होता, आपने ही खुद कहा क्योंकि दिग्विजय क्योंकि सिंह बहुत जो कम उनके- लोगों को पता है, दर्शकों को भी, कि आपने भिंड और चंबल के लोगों के साथ बहुत समय काम किया है। ये मैं मैंने बता बहुत दूं काम- दर्शकों को। और एक बात आपको बता दूं मनोज जी, एक बात बता दूं आपको मैं, गोविंद सिंह जी ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गाड़ी में बैठने से मना कर दिया था। इसलिए इन चीजों को बहुत मानना पड़ेगा। और एक चीज आप और राजनीतिक रूप से नोट कर लीजिए, जो शायद जनता भूल गई होगी, आपके श्रोता भूल गए होंगे, याद करेंगे तो याद आ जाएगी। गोविंद सिंह मूलतः कांग्रेसी प्रवृत्ति के नहीं हैं, वो समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता हैं। बिल्कुल, और ब्रजेश ने समाज- शुरुआत ही यहीं से की थी। हाँ, और कुछ वो सीट भी उनको समाजवादी- समझौते में बाद में दूसरे दलों और में भी किस रहे तरह वो। से वो एक संत से भिड़ गए थे और लास्ट तक नहीं झुके थे। और दिग्विजय सिंह शासनकाल में मैं गवाह हूं, जब मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता था, वो गृह राज्य मंत्री थे, किस तरह से वो डीजीपी से भिड़ जाते थे, मुख्यमंत्री से भिड़ जाते थे, फाइलें फेंक देते थे करने का दिग्विजय कोई सिंह काम से। नहीं। ये संभव नहीं है कि कमलनाथ से डर गए होंगे। ये बात है कि कमलनाथ जी इतने वयोवृद्ध नेता हैं कि आप और हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं। तो और ब्रजेश एक- जी, गोविंद सिंह तो नहीं डर रहे हैं, लेकिन क्या कमलनाथ डर गए कि दोहरी जिम्मेदारी है, कैसे निभाएंगे, विधानसभा चुनाव में कैसे जाएंगे? कमलनाथ नहीं डरे मनोज जी। क्या है कि कांग्रेस में लगातार लंबे समय से ये मांग उठ रही थी और जिस तरह से सत्ता पक्ष उन पर हमलावर थे कि सारी सब कुछ कमलनाथ को ही चाहिए। और चूंकि चुनावी मूड में आ गई है कांग्रेस भी, पहली बार हम देख रहे हैं कि संगठन की बैठकें हो रही हैं, कमेटियां बन रही हैं, दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमने पहले भी कहा था, अनादि टीवी शुरू से ये बात कहती आ रही है मनोज जी कि नेता प्रतिपक्ष का ही पद छोड़ेंगे कमलनाथ जी, हमने इसी कार्यक्रम में कई बार हमने जिक्र कई किया बार इसका। कह चुके हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष ही का पद ही छोड़ेंगे, जब उनकी इच्छा होगी तब छोड़ेंगे। तो आप देखिए कितने गुपचुप तरीके से सब कुछ होगा, कहीं कोई हल्ला नहीं, किसी ने कोई दावेदारी नहीं की। यदि यही होता तो आप देखिए पहले जो बैठकें हुई हैं उनमें गोविंद सिंह जी को बुलाया तक नहीं गया था कि पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की बैठकें हो रही हैं, ऐसी कहीं भी कोई सुगबुगाहट नहीं थी। शायद मुझे लगता है कि गोविंद सिंह जी को भी ये उम्मीद ना हो कि वाकई में मैं ही बन जाऊंगा, क्योंकि कई दावेदार हो रहे थे। लेकिन कमलनाथ जी लगातार सोनिया गांधी से मिल रहे थे, उन्होंने बाकायदा बताया हुआ कि किसको बनाना है, क्यों बनाना है, ग्वालियर चंबल संभाग में हमको मजबूती लाना है, तो वहां का एक सक्षम नेता को बना। और वरिष्ठता के अनुसार भी यदि हम किसी और को बनाएंगे तो गुटबाजी दिखेगी, लेकिन गोविंद सिंह के नाम पर सारे एक मत हो भी जाएंगे। तो ये शायद वजह रही होगी मनोज जी, बाकायदा कमलनाथ जी की सहमति से ही बनी है। अब डर कौन जाता है, डरने की किसको जरूरत है, वो तो सदन में हम कार्रवाई देखेंगे, इसके बाद पता चलता है कि सत्ता पक्ष डरता है या कांग्रेसी खुद डरने लगते हैं गोविंद जी से। और एक पिक्चर, हमने 2 पिक्चरें भी देखी थी जिसमें एक का टाइटल था डरना जरूरी और एक का था डरना मना है। जी शर्मा जी, वो मैं आपका एक लाइन, मैं केवल एक लाइन कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी का इस्तीफा स्वीकार करने की वेणुगोपाल की जो चिट्ठी है, उसी चिट्ठी में ये लिखा हुआ, बड़ा गंभीर शब्द है वो, कि आपके द्वारा की गई अनुशंसा को स्वीकार करते हुए गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष के पद पर मनोनीत किया जाता है। बिल्कुल, यार विधायक दल का निर्णय नहीं है, कमलनाथ की अनुशंसा है, इसलिए शुक्रगुजार होने का शब्द इस्तेमाल करना अव्यवहारिक नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि व्यवहारिक रूप से तो विधायक दल का नेता विधायक चुनते हैं, हमने देखा है जो होता है। हो सकता है वैसी प्रक्रिया अपनाते कांग्रेस तो ये चिट्ठी में भी नहीं लिख सकता, लेकिन वो कमलनाथ जी का जो कद है ना, भोपाल से लेकर दिल्ली तक, उसका असर भी दिख रहा है उसमें चिट्ठी में। तो ये प्रक्रिया तो हमने 2018 में भी दिसंबर में नहीं देखी थी। देर रात तक ड्रामा चला, ट्वीट आता है कि समय और धैर्य की बात होती है, फिर जाके कमलनाथ के नाम पर मोहर लग पाती है। तो आप ये क्यों सोच रहे हैं कि जब उतने बड़े सियासी ड्रामे के बाद भी वो प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकी जिसका जिक्र आप हम कर रहे हैं? तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जी शर्मा जी। नहीं, मैंने कहा ये बात तो बिल्कुल है कि कांग्रेस में तो अपन ने अर्जुन सिंह जी का भी वो ड्रामा देखा था कि अपने माधवराव सिंधिया जी बन करके आ गए थे, इन्हें राजीव गांधी जी ने अपॉइंट कर दिया था। फिर इनके जो अपने इनके बंगले पर जो रोका था, जो केवलारी से अपने विधायक थे, उनके नाम थोड़ा सा स्लिप हो रहा है, हरबंस सिंह जी के बंगले पर विधायकों को रोक लिया था, 4 दिन तक अर्जुन सिंह रोके रहे थे उनको।
और बाद में जो है मोतीलाल वोरा निकल करके आए थे मुख्यमंत्री के रूप में। तो कह सकते हैं मध्य प्रदेश में जो कुछ होगा कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह की मंशा अनुसार ही होगा। बाकी के लोग ये सोच लें कि हाईकमान की मंशा चलेगी, वैसा होने वाला नहीं। मतलब एक लाइन में ये भी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस के नाथ कमलनाथ, बहरहाल समय इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए इस चर्चा को ही विराम देना होगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती डॉक्टर गोविंद सिंह के सामने है। पहली बात तो जो गुटों में बटी कांग्रेस को विधानसभा में कम से कम एकजुट रखना, सरकार पर हमला बोलना, और कोशिश ये की जाए कि जो सदन जितने समय के लिए जो चलने के लिए उसकी बाध्यता होती है उतने समय सदन चले, सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा किया जाए और ब्यूरोक्रेसी से भी सवाल पूछे जाए। और उम्मीद की जाना चाहिए कि 1.5 साल के वक्त में ही सही डॉक्टर गोविंद सिंह अपनी छाप छोड़ने में सफल हो सकेंगे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।